बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के मुशीर आला मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से की बात। मौजूदा सूरत हाल पर हुआ तबादला ख्याल। यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की कराई यकीन दहानी। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, जबकि हरियाणा में एक मरहले में 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। 4 अक्टूबर को होगा वोटिंग के नताइज का ऐलान। मगरबी बंगाल में एहतिजाज करने वाले डॉक्टरों और पुलिस पर हमले के मामले पर हाई कोर्ट सख्त। हमले को रियासती हुकूमत की बड़ी नाकामी करार देते हुए कहा, जब पुलिस एहलकार ही महफूज नहीं तो डॉक्टर बेखौफ कैसे काम करेंगे। मगरबी बंगाल के वाक़े पर मुल्क भर के डॉक्टरों में गम और गुस्से की लहर। आईएमए ने कल सुबह 6 बजे से मुल्क भर में 24 घंटे की हड़ताल का किया ऐलान। बीजेपी की अपील पर आज कोलकाता में सड़कें बंद। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री समेत बॉलीवुड की बड़ी शख्सियत ने की वाक़े की मजम्मत। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मजालिम के खिलाफ एहतिजाज। दिल्ली में नारी शक्ति फोरम का मार्च। समाजी जिंदगी के तमाम शोबों में सरगर्म तमाम खवातीन हो रही हैं शामिल। इसरो ने एक बार फिर तारीख रकम की। रॉकेट SSLV-D3 और सैटेलाइट EOS 08 को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। डिजास्टर मैनेजमेंट, माहौलियाती निगरानी और सिक्योरिटी में मिलेगी मदद। सत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान। मनोज वाजपेयी की गुलमोहर को बेहतरीन हिंदी फिल्म का अवार्ड। प्रीतम को ब्रह्मास्त्र के लिए बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। आलमी हिफाज़ान सेहत की हंगामी सूरत हाल के दौरान स्वीडन के साथ पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का वाइब्रेंट पाया गया। अफ्रीका से बाहर केसेस सामने आने पर WHO ने किया तशवीश का इजहार। वैक्सीन ग्रुप गावी ने $500 मिलियन किए जमा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश की हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बारे में वजीर आजम ने एक्स पर तहरीर किया है। बांग्लादेश की हुकूमत के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन आया। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। एक जमहूरी, मुस्तहकम, पुरअमन और तरक्की पसंद बांग्लादेश के लिए भारत की हिमायत का इयादा किया। इन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का भी यकीन दिलाया। और इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में जबकि हरियाणा में 1 मरहले में इंतखाबात होंगे। दोनों रियासतों के इंतखाबी नताइज 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। Elections in J&K will be held in 3 phases. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September, and phase 3 nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. Haryana would be in the last phase,
exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने खला के मैदान में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसरो ने SSLV-D3 के जरिए EOS 08 नाम का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, जो इसकी तीसरी और आखिरी अहम परवाज है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट जमीन की तस्वीर लेकर मौसम के बारे में मालूमात फराहम करेगा। SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस रॉकेट को छोटी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। EOS 08 सैटेलाइट 3 खुसूसी आलात से लैस है। पहला, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, दिन और रात दोनों वक्त तस्वीर को कैद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे डिजास्टर मैनेजमेंट, माहौलियाती निगरानी और सिक्योरिटी में मदद मिलेगी। दूसरा आला ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड है और समुद्र की सतह, मिट्टी की नमी और हिमालयी ग्लेशियर्स के बारे में ये मालूमात फराहम करेगा। इससे सैलाब की वार्निंग देने में भी मदद मिलेगी। तीसरा आला सिलिकॉन कार्बाइड अल्ट्रावायलेट डोसीमीटर है। ये इसरो के गगनयान मिशन में खलाबाजों की हिफाजत के लिए यूवी तापकारी की निगरानी करेगा। मजीद बरा ये गामा तापकारी का पता लगाने में भी मदद करेगा। Third development flight of SSLV-D3 with the EOS 08 satellite has been successfully accomplished. The rocket has placed the spacecraft in a very precise orbit as planned. I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is perfect. वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। वजीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि काबिल जिक्र संगे मील इस कामयाबी के लिए हमारे साइंसदानों और सनत को मुबारकबाद। ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत के पास अब एक नई लॉन्च व्हीकल मौजूद है। सस्ती SSLV खलाई मिशनों में अहम किरदार अदा करेगी और निजी सनत को भी हौसला अफजाई करेगी। इसरो, इन स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और पूरी खलाई सनत को मेरी नेक ख्वाहिशात। बीजेपी के सदर JP नड्डा ने SSLV की तीसरी तरक्याती परवाज के कामयाब आगाज के लिए साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। उनका कहना है कि ये कामयाबी भारतीय खलाई तहकीक को नई बुलंदियों तक ले जाने की सिमत गामजन है। आगे बढ़ते हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। वजीर-ए-आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर तमाम खिलाड़ियों की तारीफ की। वजीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि तमगा जीतना या ना जीतना अलग बात है। खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। PM ने इस हकीकत पर खुशी का इजहार किया कि भारत ने पेरिस ओलंपिक में बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते हैं। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यूसली। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, स्वप्न को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है।
वजीर आजम ने कई मुकाबलों में पहली बार भारतीय खिलाड़ियों के फाइनल में पहुंचने पर भी खुशी का इजहार किया। वजीर आजम ने एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि कामयाबी का सफर जारी रहेगा। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने और लक्ष्य, हमारा लक्ष्य सेन, आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश सावले, इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया। इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। वजीर आजम ने खेलों को फरोग देने के लिए हुकूमत की काविशों का जिक्र किया। पीएम ने खेलो इंडिया जैसी कोशिशों के जरिए हासिल की गई कामयाबी की भी तारीफ की। साथियों, आज भारत अपने यहां वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। ग्रास रूट से आने वाले खिलाड़ियों को उनको तराशना ये बहुत जरूरी है। हमने गांव-गांव, शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मुहिम शुरू की और मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया से निकले 28 खिलाड़ी इस ओलंपिक समूह का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं। एक शुक्रगुजार कौम आज मुल्क के साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश कर रही है। उनकी समाधि सदैव अटल पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और दूसरों ने खराज अकीदत पेश किया। अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया था। उनका सियासी सफर 4 दहाइयों से ज्यादा पर मुहित रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार वजीर आजम के तौर पर मुल्क की क़यादत की। अजीम शख्सियत के मालिक अटल बिहारी वाजपेयी को कौमी जबान हिंदी से भी गहरी मोहब्बत थी। सियासत करते हुए भी उन्होंने शायरी को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखा। उन्होंने लातादाद नज़में लिखी। सियासत में सरगर्म होने से कबल वो सहाफत से भी वाबस्ता थे। उन्होंने पंचजन और राष्ट्र धर्म, स्वदेशी और साथ में उन्होंने वीर अर्जुन जैसे काबिल जिक्र अखबारात और रसाइल के जरिए कौमी जबान हिंदी की खदमत की। सन 2015 में उन्हें मुल्क के आला तरीन एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया। आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी है। नई दिल्ली में सदैव अटल मेमोरियल में उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने भी वहां पहुंचकर अटल जी को नमन किया। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी सदैव अटल पर अटल जी को खराज अकीदत पेश किया। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदैव अटल पहुंचे और अटल जी को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने अटल जी की यादगार पर फूल भी चढ़ाए। इस मौके पर सदैव अटल में एक दुआया मजलिस का भी एहतमाम किया गया। इस दौरान कई भजन पेश किए गए।
मरकजी वजीर अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क में सियासी इस्लाहात, कौमी मफाद के तई वफादारी और उसूलों के तई साबित कदमी की बात होगी तो अटल जी को जरूर याद किया जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी के कयाम के जरिए उन्होंने कौमी मफाद के नजरिए को मकबूल बनाया, दूसरी जानिब वजीर आजम के तौर पर उन्होंने मुल्क को हिकमत अमली और इक्तिसादी तौर पर मजबूत किया। मैं भारत रत्न इज्जत माब अटल जी को उनकी बरसी पर दिल की गहराइयों से खराजी अकीदत पेश करता हूं। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ पर सख्त तबसरा किया है। अदालत ने इस मामले पर बंगाल हुकूमत की सरजनिश की है और इसे सरकारी मशीनरी की नाकामी करार दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद कर दिया जाए और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया जाए। इस दौरान रियासती हुकूमत ने अपना मौकफ पेश करते हुए कहा कि वाकये के वक्त पुलिस वहां मौजूद थी। अदालत ने कहा कि इसके बावजूद वो अपने ही लोगों को नहीं बचा सकी। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। आखिर ये डॉक्टर बिला खौफ कैसे काम करेंगे? मरकजी हुकूमत ने डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मरकजी वजारत सेहत ने इस सिलसिले में अहम हिदायत जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि ड्यूटी पर मौजूद किसी भी हेल्थ वर्कर के खिलाफ तशद्दुद के किसी भी वाक़े की सूरत में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करानी होगी। उस वक्त की हद के अंदर FIR दर्ज कराना इदारे के सरबराह की जिम्मेदारी होगी। बीजेपी ने रियासती वजीर आला ममता बनर्जी पर कोलकाता में एक खातून डॉक्टर के इस्मत दरी और कत्ल केस में सच्चाई छुपाने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया का कहना है कि ममता बनर्जी को मानना पड़ेगा कि खातून डॉक्टर को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि TMC की बुज़दिलाना हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Mamata Banerjee needs to realize that you cannot commit murder of truth. Truth has this uncanny ability to come out and stare you. So therefore, when she tries to threaten people who are posting a meme or cracking some sarcastic remark, it also shows the intolerance of the anarchist Mamata Banerjee. And this will not be tolerated in a vibrant democracy like ours. दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में नाराज जूनियर डॉक्टरों ने अपने हाथों में वी वांट जस्टिस के पोस्टर उठा रखे थे और जूनियर डॉक्टरों ने कैंपस में नारे लगाए और कोलकाता की खातून डॉक्टर के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। तिरुवनंतपुरम में भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतिजाज किया। काबिल जिक्र है कि कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर खातून रिहायशी डॉक्टर के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल अब भी जारी है। मुंबई के इनायत अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल तलबा ने कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में खातून रिहायशी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ एहतिजाज किया। मुल्क के कई शहरों में डॉक्टर सड़कों पर हैं। वो कोलकाता की बेटी के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उनका बयान उनके वोट बैंक की सियासत की अक्कासी करता है। कि ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें उनकी वोट बैंक की सियासत है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके जो मुख्य रणनीतिकार थे, जो ऑफिशियली उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनका बयान था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब सारे प्रबुद्ध लोग समझते हैं कि 30% से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है, और बस उसी से इस बयान का अर्थ स्वयं निकाला जा सकता है कि किसके प्रति नफरत और किसके प्रति मोहब्बत उनके दिल में है। और सीएम ममता बनर्जी के बयान पर मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से शरपसंद अनासिर ने आधी रात के बाद जगह जगह तोड़फोड़ की, इससे जाहिर होता है कि कोई है जो किसी को बचाना चाहता है। ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है
एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहां पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहां पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। एमपॉक्स वायरस ने दुनिया भर में तशवीश पैदा कर दी है। अफ्रीकी ममालिक के बाद अब ये दूसरे ममालिक में भी फैलना शुरू हो गया है। एमपॉक्स वायरस का पहला केस जुमेरात को स्वीडन में सामने आया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीजेज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन का कहना है कि इस साल अब तक अफ्रीकी बर्रे-आज़म में एमपॉक्स के 17,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 517 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपॉक्स जो पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है जो बुनियादी तौर पर किसी मुतासिरा शख्स या जानवर के नजदीकी राब्ते से फैलती है। अपोलो अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस चटर्जी ने मालूमात देते हुए कहा कि एमपॉक्स जो पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, ये एक वायरल बीमारी है जिसकी अलामत में खारिज, बुखार, गले में खराश, सर दर्द, पट्टों में दर्द, कमर में दर्द, कम तवानाई और सूजन वगैरह हो सकते हैं। एमपॉक्स, जिसको कि पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है। ये पहले अफ्रीका में ही लिमिटेड होता था, पर इस बार ये दूसरे देशों में भी पाया जा रहा है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिजीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है। ये मेनली गले में खराश, बदन में दर्द, सर दर्द और उसके बाद बॉडी में रैश या ब्लिस्टर बनते हैं और लिम्फ नोड की गांठें बनती हैं शरीर में। ये किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, पर जिनकी इम्यूनिटी कम है उसमें ये ज्यादा सीरियस हो सकता है। नेपाल के काठमांडू में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क ममालिक के ज़ेरे इंतजाम नई दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में 78वें यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत के लिए आए हुए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के सदर के अग्रवाल ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। तकरीब के दौरान प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2047 के तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के तस्वुर पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम सार्क के रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन और भाईचारे को मजीद गहरा करने के लिए नॉलेज विदाउट बॉर्डर्स की तस्वुर के तहत काम कर रहे हैं। ताइवान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेख्तर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज ह्यूलन से 34 किलोमीटर दूर 9.7 किलोमीटर की गहराई में था। ताइवान में गुज़िश्ता 24 घंटों में दूसरी बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इससे कबल गुज़िश्ता रोज शुमाल मशरक़ी ताइवान में 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।